हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लेकर आऊँ आपके बायोलॉजी का चैप्टर 5 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, अब तक आपके टोटल 23rd चैप्टर हो चुके हैं। 23 चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो साइंस में, जिसमें 9 चैप्टर फिजिक्स के थे, 9 चैप्टर केमिस्ट्री के थे और 5 चैप्टर आपका ये चल रहा है बायोलॉजी का। अगर आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना। ये वीडियो जब पूरा हो जाएगा आप मैच कर लेना, आपको A to Z सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, मेरी आपसे गारंटी है। मोस्टली अगर प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं और वो इस चैप्टर के अंदर ही आएगा, इस वीडियो के अंदर ही आएगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो उसके बाद आप देखना कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिस वीडियो से बाहर से कभी आया हो आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। और मैं आपको हर बार अपना प्रीवियस रिजल्ट शो करता हूं। बच्चों, आप देख सकते हो कि रैंक 2, 4, 5, 8 अगर ये रैंक आ सकती है किसी स्टूडेंट की, इसका मतलब जो बात है आपको बता रहा हूं वो बहुत भरोसे के साथ बता रहा हूँ। ऐसा एक बार नहीं है, आप देखो रिपीटेड अलग अलग सालों में अगर आप रिजल्ट चेक करो तो लगभग हर साल ही ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ये 2018 का फिर से रिजल्ट है, इसमें 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। और 2019 में जो रिजल्ट आया था उसकी तो बकायदा मैंने अपने टॉप होल्डर्स बच्चों की लाइव रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रखा है। एक एक बच्चे का रोल नंबर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, ये बताने के लिए कि एक एक रिजल्ट ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है, सही है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आप पूरी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, बार बार देखते हो, तो आप 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी रैंक एक बार पॉलिटेक्निक में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का 5 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन का नॉर्मल मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी जोड़ना। देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। जैसे आपका आईज हो गया, आपका ब्रेन हो गया, आपके नोज हो गया, आपके ईयर हो गए, बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम करते हैं। वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल दीज सिस्टम, जब ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी बॉडी के जो बहुत सारे सिस्टम है, जब वो एक साथ मिलकर काम करेगा तो उसको हम कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। There are 2 types of coordination। याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आपको याद रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन 2 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक को बोला जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया बेटा। कोऑर्डिनेशन 2 टाइप की होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन केवल एनिमल में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है और कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो ये 2 चीजें मिलकर करती है। एक हमारा नर्वस टिश्यू और एक हमारा मस्कुलर टिश्यू। याद रखोगे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो एक नर्वस टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, तो नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। न्यूरॉन जो होता है वो यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन है, यानी पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बनता है। और न्यूरॉन हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल को बोलते हैं, सबसे लंबी कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों, सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है, या साइनैप्स भी बोलते हैं इसे कई बार। सिनैप्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। इट मींस 2 न्यूरॉन के बीच का जो पार्ट होता है, यानी 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम साइनैप्स बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन, यानी 2 न्यूरॉन के बीच का जो पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है उसे हम साइनैप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर साइनैप्स की डेफिनेशन आती है ना, तो यूजुअली क्या होता है एग्जाम में, ये दिया होता है कि पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, यानी 2 न्यूरॉन के बीच का जो पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है क्या बोलते हैं, तो आपको टिक करना है सिनैप्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन एक्शन और रिस्पॉन्स
विच इज इमीडिएट, याद रखना इमीडिएट एक्शन, यानी ऐसे एक्शन जो अचानक सा होता है, बहुत जल्दी होता है और बहुत रिफ्लेक्स करके होता है, बहुत अचानक सा हो जाता है। तो इमीडिएट एक्शन को हम बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पैर में अगर कोई चीज चुभ जाता है तो आप देखते हो पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन था। ठीक है, आपकी तरह एकदम से कोई बॉल आ रहा है तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, लाइट आपके मुंह पे पड़ता है तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है। जब आपको डर लगता है कि आपको चोट लगने वाला है, आप अपना सर जो है पीछे कर लेते हो, तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ऐसे एक्शन जो बहुत अचानक से होता है, इमीडिएट होता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इट डज नॉट नीड प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन, इसमें ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, यानी मस्तिष्क जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल नहीं करता। ब्रेन हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल नहीं करता। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो आपको बस ये याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट होता है, इमीडिएट एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और इसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। एक होता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन होता है जो हम अपने आप जानबूझ कर करते हैं। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एक्शन विच आर कैरिड ऑन और विल, जो हमारी इच्छा से हो, यानी ऐसे एक्शन जो हम अपनी इच्छा से करते हैं उसे वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बुक फॉल, अगर किताब गिर जाए ऑन द ग्राउंड पर, द ब्रेन डिसाइड करता है वेदर इट टू पिक इट और नॉट। तो हमारा डिसाइड करता है ब्रेन कि हमें उठाना है उस किताब को या नहीं उठाना, तो वो हमारे वॉलंटरी एक्शन है। क्यों? क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं ना, आराम से डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये काम करना है या काम नहीं करना। तो ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसका हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट होता है, वॉलंटरी एक्शन डिसाइडेड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शन को ब्रेन कंट्रोल करता है। देखो अगला आ गया ना पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड किसको कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो उसको स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से अलग से भी पॉइंट आपके लिए लिख लिया। याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन को जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जो वॉलंटरी एक्शन होता है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है, यानी जिस पाथ से रिफ्लेक्स एक्शन होता है उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द पथवे दिखा हुआ ना, द पाथवे और द रूट, वो रास्ता या वो पाथवे जिसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो रास्ता जिसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क अलाउ रैपिड रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क के कारण ही हम रैपिड रिस्पॉन्स कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर कोई मान लो बर्तन गर्म है और हमें पता नहीं चीज गर्म है, तो जैसे हम उसको छूते हैं तो हाथ अपने आप क्या होता है? पीछे हट जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा ही आपका हाथ पीछे हटा है। तो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है, वो रास्ता है जिसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और रिफ्लेक्स आर्क के कारण ही हम रैपिड रिस्पॉन्स कर पाते हैं, एकदम से किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो चार बातें आपको याद रखना है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? वो पाथवे जिसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और रिफ्लेक्स आर्क के कारण ही हम रैपिड एक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में बच्चों, दो टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है सीएनएस, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको सीएनएस के नाम से जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं पीएनएस। याद रखोगे, हमारे बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो याद रखना दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज आती है। कौन कौन सी? एक आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस है बच्चों, सीएनएस के अंदर दो चीज आती है, एक आपका ब्रेन और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपका वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड आपका रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, और ये दोनों ही सीएनएस के पार्ट होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट होते हैं दो, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे ऐड नहीं किया। ये हायर क्लास में पढ़ी जाती है। अगर आप 12th में बायो पढ़ोगे तो वहां पे पीएनएस के आप फंक्शन पढ़ोगे, लेकिन आपको पता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं करा है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और ये मुझे लगता है हर किसी बच्चे को पता होगा। ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा।
3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। ये लगभग सबने पढ़ा है, तो मैं कुछ अलग क्या बताऊंगा, अलग मैं आपको बताऊंगा फंक्शन, आपको फंक्शन बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको पूरा फंक्शन एकदम से याद हो जाए। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। याद रखोगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन के बारे में कुछ बातें जान लो। द फोर ब्रेन इंक्लूड सेरेब्रम। याद रखना, फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम पाया जाता है और ऑल्फैक्टरी लॉब्स पाए जाते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर जो अग्र मस्तिष्क होता है हमारा, जो फोरहेड के पास होता है फोर ब्रेन, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं सेरेब्रम और एक को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लॉब्स। फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, फोर ब्रेन को बोलते हैं मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन का, आपके पूरे ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट है उसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं। इसे हम कई बार सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी आपके सोचने, समझने और याद करने की शक्ति वो सब फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन भी खासकर सेरेब्रम, सेरेब्रम के पास होती है। सेरेब्रम को बच्चों, सेरेब्रम को पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस या सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, सोचना, समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब सेरेब्रम के कारण होता है। तो लास्ट में बता रहा हूं, फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन का मेन काम होता है थिंकिंग पार्ट, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से इसको जाना जाता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन। मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं होता, मिड ब्रेन को बिल्कुल भी इसका कोई पार्ट नहीं होता। वही हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन के भी बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है आपका मेडुला। दोबारा बोल देता हूं देखो, फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट थे, फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट थे, एक सेरेब्रम और एक ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरेब्रम एंड मेडुला। अब ये क्या काम करते हैं ये भी हम जानेंगे 1 बाय 1 करके, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये तो आपने जान लिया कि मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है। तो मिड ब्रेन हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट। सारी रिफ्लेक्स मूवमेंट को नहीं, केवल हेड, नेक एंड ट्रंक। हमारी गले के ऊपर जो नेक है, हमारे गला नेक जो है, नेक के ऊपर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उसको मिड ब्रेन बच्चों कंट्रोल करता है। आई रिपीट, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन ये करता क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। कौन से रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, हेड, नेक एंड ट्रंक। यानी हम बोल सकते हैं नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके आई मसल्स, अब वो देखो गर्दन के ऊपर ही तो है आई मसल्स। चेंज इन पिपल साइज, एग्जाम में आ चुका है कि चेंज इन पिपल साइज, जो हमारे पिपल का साइज बढ़ता और घटता है, रिफ्लेक्ट अपने आप होता है लाइट की वजह से। वो किसमें होता है, कौन कंट्रोल करता है, तो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। याद रखो, गर्दन के ऊपर जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे वो सब मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब आते हैं हिंड ब्रेन। मैंने आपको क्या बताया था, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, याद है आपको। पहला था पोन्स। तो पोन्स क्या करता है, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन। हम रात में सो जाते हैं, कई बार बेहोश हो जाता है, चोट लगने की वजह से इंसान बेहोश हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, लेकिन फिर भी ये वाला पार्ट उसका काम करता रहता है। हम सांस तब भी ले पाते हैं, हालांकि हम होश में नहीं है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन सांस अपने आप चल रही है, क्योंकि पोन्स लगातार काम कर, जब तक आप जीवित हो ये लगातार काम करता रहेगा। तो पोन्स जो होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है बच्चों, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट एंड पोस्चर को कंट्रोल करता है। अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो, सब वीडियो देख रहे हो, तो आपके मूवमेंट एंड पोस्चर सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। पढ़ते पढ़ते कभी मन करता है यार लेट के पढ़ लो, सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। कभी मन करता है चेयर पे बैठ के पढ़ लो, कभी मन करता है खेल लो, कभी मन करता है घूम लो। तो जितने भी मूवमेंट एंड पोस्चर होते हैं बॉडी के, वो सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। याद रखोगे, जितने भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, चलना, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलना, राइडिंग अ साइकिल, एक साइकिल चलाना, बाइक चलाना, पिकिंग अ पेंसिल, पेंसिल को उठाना, ये जितने भी मूवमेंट एंड पोस्चर हम अपने लाइफ में करते हैं वो सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इवन इस समय अगर आपके हाथ में मोबाइल हो
तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सेरेबेलम ही कंट्रोल कर रहा है। आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला सेरेबेलम है, ठीक है। और लास्ट क्या है? मेडुला, जो मैंने आपको बताया था कि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। देखो पॉन्स, पहला था पॉन्स, पॉन्स क्या करता था? रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा था। फिर क्या था? सेरेबेलम, सेरेबेलम आपके मूवमेंट एंड पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है। अब आता है मेडुला। मेडुला क्या करता है? मेडुला हमारे हार्ट बीट को, हमारे ब्रीथिंग को, हमारे ब्लड प्रेशर को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन सबको कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्वेलिंग, इसके अलावा कफिंग, खांसना, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, स्लाइवा, मुंह में लार आना, स्लाइवा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला कंट्रोल करता है। याद रखोगे बेटा, मेडुला क्या क्या कंट्रोल करता है? आपके हार्ट बीट को, आपके ब्रीथिंग रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके जो स्वेलिंग है या कफिंग है या स्नीजिंग है, वॉमिटिंग, उल्टी आना, छींक आना, खांसना, मुंह में लार आना, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। एक बार लास्ट समझ लो, क्योंकि यहां पे ब्रेन आपके सारे टॉपिक खत्म होते हैं। और लास्ट दोबारा जल्दी जल्दी बताता हूं। देखो, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्लियर हो गया? फोर्थ ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब, ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, आपके 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। अब एक एक करके पढ़ेंगे। मिड ब्रेन क्या करता है? ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हेड, नेक एंड ट्रंक, गर्दन के ऊपर सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे आई मसल का चेंज होना, पिपल साइज का चेंज होना। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, पॉन्स क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम क्या करता है? हमारे बॉडी के मूवमेंट एंड पोस्चर को कंट्रोल करता है। और मेडुला क्या करता है? ये हमारे हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, स्लाइवेशन, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि ब्रेन जो है हमारे बॉडी का मेन पार्ट होता है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रैनियम। क्या बोलते हैं बेटा? क्रैनियम, जिसको हम कई बार अपने सिंपल भाषा में बोल देते हैं स्कल। आप शायद हिंदी में पता हो, कई बार इसको कंकाल, खोपड़ी बोल देते हैं, खोपड़ी। इसको इंग्लिश में क्रैनियम बोलते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं? क्रैनियम। ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? क्रैनियम कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। याद रखोगे? आपको दोनों बताता हूं। हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने वाला है क्रैनियम, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने वाला है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। यहां पे आपके ब्रेन के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट में बच्चों 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। 2 प्रकार के मूवमेंट प्लांट में होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। दोबारा सुन लो, प्लांट में 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, यानी ग्रोथ होगा तभी मूवमेंट होगा, और एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ हो या ना हो मूवमेंट होगा। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट, एक बात बताओ, अगर आपने पौधे में से एक पत्ता कहीं से तोड़ लिया या प्लांट का एक टहनी काट दी, तो क्या प्लांट के बाकी पार्ट को पता चलता है कि हमारे पौधे का एक टहनी कट चुका है? आंसर होगा यस। जब भी प्लांट में कोई चेंज होता है तो प्लांट के हर एक सेल को पता होता है कि उसके साथ चेंजेस हुई है। कौन ये सूचना पहुंचाता है? द प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स। प्लांट जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स यूज करता है। प्लांट क्या यूज करता है बेटा? प्लांट यूज करता है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ताकि वो सेल से सेल इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। तो प्लांट अपने एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कौन से मीन्स का इस्तेमाल करता है? तो आंसर टिक करोगे, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। प्लांट कौन से माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है? तो आंसर आपको टिक करना है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। आप देखते हो प्लांट जो होता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रोथ करता है। जिस तरफ धूप आएगा, जिस तरफ सनलाइट आएगा, प्लांट मोस्टली वहीं ग्रोथ करता है। तो इसे बोलते हैं फोटोट्रॉप। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। प्लांट का लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। जियोट्रोपिज्म, आप देखते हो ना, जड़ कहां जाती है? हमेशा नीचे की तरफ जाती है। क्यों? ग्रेविटेशन के कारण। तो रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जब प्लांट ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रति रिस्पॉन्स करता है तो उसे जियोट्रोपिज्म कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रूट्स। रूट्स डे बाय डे क्या होता है?
जमीन के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट होता है केमोट्रोपिज्म। कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? इट इज द स्टिमुलस ऑफ द प्लांट ड्यू टू सर्टेन केमिकल। अगर केमिकल के कारण प्लांट के अंदर कोई चेंजेस होती है उसे केमोट्रोपिज्म कहते हैं, और इन केमिकल को बच्चों हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन के कारण अगर प्लांट में कोई चेंज होता है तो उसको केमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है फर्टिलाइजेशन के कारण, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान पॉलन ट्यूब डेवलप्ड होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। क्यों? केमिकल के कारण, हार्मोन्स के कारण। तो ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। फोटोट्रोपिज्म याद हुआ? फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करना। जियोट्रोपिज्म का मतलब है ग्रेविटेशन की तरफ रिस्पॉन्स करना। कीमोट्रोपिज्म का मतलब है केमिकल के कारण रिस्पॉन्स करना। अब है बच्चों हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो इसका मतलब आपको पता लग गया होगा। हाइड्रोट्रोपिज्म द प्रोसेस इन विच द रूट्स आर अट्रैक्ट टूवर्ड द वाटर। जब प्लांट वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करता है तो उसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। तो 4 प्रकार के ट्रोपिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्लांट सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जियोट्रोपिज्म का मतलब है प्लांट ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। कीमोट्रोपिज्म का मतलब है प्लांट केमिकल के कारण उसके अंदर ग्रोथ होगी। और हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्लांट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, इनमें सबसे पावरफुल कौन होता है? इनमें सबसे पावरफुल होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। याद रखोगे, इन चारों ट्रोपिज्म में सबसे पावरफुल होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी प्लांट को पानी तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? तो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिसाइड करता है आपके ग्रोथ को। आप खुद देखो, अपनी क्लास के अंदर देखो, जब आप 10th क्लास में या 12th क्लास में जिस भी क्लास में थे, आपको याद होगा आपकी क्लास में 40 या 50 स्टूडेंट होंगे, लेकिन सबकी हाइट अलग अलग होती है। किसी की हाइट बहुत ज्यादा भी है, क्लास सेम है, आप सबकी एज भी सेम है, लेकिन हाइट देखो, किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है। तो ड्यू टू हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। दोबारा बताता हूं, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं कि हमारा ग्रोथ कैसे होगा। अगर प्लांट में हार्मोन को चेक करें तो प्लांट में भी ऐसे होता है। प्लांट में 4 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंसानों या जानवरों में हार्मोन अलग अलग होगा, प्लांट में भी हार्मोन डिसाइड करता है कि उसका ग्रोथ कैसे होगा। अब पीपल का पेड़ देखो तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, वहीं कोई दूसरा पौधा लोगे तो उसके कंपैरिजन बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है और बहुत टाइम भी लेता है। और कई प्लांट ऐसे होते हैं ज्यादा ग्रोथ ही नहीं करते। तो प्लांट हार्मोन डिसाइड करता है आपका ग्रोथ कैसे होगा। तो बच्चों, पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर 4 टाइप के हार्मोन होते हैं। याद रखोगे, प्लांट में 4 टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सिन, उसके बाद आता है जिब्रेलिन्स, उसके बाद आता है साइटोकाइनिन, और फिर आता है आपका एब्सिसिक एसिड। याद रखोगे, प्लांट में 4 टाइप के हार्मोन होते हैं। प्लांट में 4 टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिब्रेलिन, एक होता है साइटोकाइनिन, और फिर एब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में ABA बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन का क्या काम है? अधिकतर आप देखोगे एग्जाम में यही आता है, इन चारों में से कोई एक जरूर आता है इसका फंक्शन। तो मेन फंक्शन पे ध्यान देना, ऑक्सिन का मेन काम है ग्रोथ करना। प्लांट का ग्रोथ किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन के कारण। जिस प्लांट के पास ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा उसका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, जबकि जिस प्लांट के पास ऑक्सिन की मात्रा कम होगी उसका ग्रोथ बहुत कम होगा। आप जानते हो, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनके पास ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत जल्दी ग्रोथ होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं। जबकि ग्रास वगैरह, छोटे मोटे पौधे, इनके पास ऑक्सिन हार्मोन की कमी होती है, जिसके कारण इनके ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द शूट्स, ये शूट के ग्रोथ को डिसाइड करता है। शूट मतलब सबसे टॉप। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है? जिब्रेलिन का मेन फंक्शन है ये सीडलेस फ्रूट, ये सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। तो जिब्रेलिन का मेन फंक्शन, यार मैंने कहा देखो, फंक्शन वैसे ऑक्सिन के, केवल ऑक्सिन के 7 या 8 फंक्शन है, जिब्रेलिन के भी बहुत सारे फंक्शन है, साइटोकाइनिन के बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन हमें सारे याद नहीं करने, हमें अपने पेपर पे ध्यान देना, एग्जाम पे फोकस करना है। तो एग्जाम में वो चीज पूछा जाता है जो सबसे मेन फंक्शन है। जैसे ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ। इसका मेन काम है ग्रोथ करना।
और ये किसी भी हार्मोन का काम नहीं है, मेन काम इसी का है। जिबरेलिन का मेन काम है सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन करना। जो सीडलेस फ्रूट्स होता है, बिना बीज वाले फल होते हैं, उनकी फॉर्मेशन जिबरेलिन के कारण होती है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मेन काम होता है सेल डिवीजन, या हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन। मोस्टली आप यही देखोगे, अधिकतर यही पूछा जाता है। क्या किस प्रकार पूछते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ लाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो सेल डिवीजन कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। अब हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड क्या करता है। फंक्शन क्या है एब्सिसिक एसिड का? एब्सिसिक एसिड रिटार्ड्स ग्रोथ। रिटार्ड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ को रोकता है। जी हां, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। अगर एक बात सोचो, अगर प्लांट की ग्रोथ को नहीं रोकेंगे और उसे लगातार पानी देते रहेंगे तो प्लांट का साइज तो कभी ऐसा भी होगा कि वो अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि एब्सिसिक एसिड उसके ग्रोथ को रोकता है, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करता है। प्रमोट लीव्स एंड फॉल फ्रूट्स। एब्सिसिक एसिड के कारण ही पत्ते और फल अपने आप ही गिर जाते हैं पेड़ से। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इसे बोलते हैं रिटार्ड्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को रोकता है, इसके कारण लीव्स और फ्रूट जो है वो अपने आप गिर जाते हैं। और इट कॉज एजिंग ऑफ लीव्स, और इसी कारण एजिंग ऑफ लीव्स होती है, यानी लीव जो होता है वो हरे से पीले हो जाते हैं और एक दिन वो अपने आप ही पेड़ के नीचे आ जाता है। तो वो सब एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। तो बात सुन लो बेटा, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड रिटार्ड्स ग्रोथ, यानी ग्रोथ को रोकता है, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा ये लीफ एंड फ्रूट के फॉल का रिस्पॉन्सिबल है। और ये एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की जो एजिंग होती है वो भी एब्सिसिक एसिड के कारण होती है। ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन। ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। दोबारा सुन लो बेटा, ऐसा ग्लैंड, ग्लैंड का मेन काम सुन लो, ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपको पूछा जाएगा द ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, वो ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको, उसका नाम क्या है? तो उसको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? Who was the scientist who gave the word हार्मोन? बच्चों, हार्मोन वर्ड की सबसे पहले स्टार्टिंग की थी बैलिस एंड स्टार्लिंग। बैलिस एंड स्टार्लिंग हार्मोन वर्ड सबसे पहले दिया था बैलिस एंड स्टार्लिंग ने। याद रखोगे, साइंटिस्ट के नाम है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम ग्लैंड्स परफॉर्म एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सर जी क्या होता है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन? क्या होता है? एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना और एक्सोक्राइन का मतलब होता है एंजाइम प्रोड्यूस करना। बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनको बोला जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोलते हैं। और ऐसा एग्जांपल कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है और एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो है पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज। याद रखोगे, ये तीन ऐसे ग्लैंड्स हैं जो आपके लिए हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके लिए एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। याद रखोगे, ये तीन बच्चों ऐसे ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज आपके ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं और इनके अलावा ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? बच्चों, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है और ये बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो बच्चों, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंसुलिन, ये एक हार्मोन का नाम है। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। सेक्रेशन हार्मोन इज टू लिटिल क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड कॉज डिजीज। क्या होता है? अगर इंसुलिन हार्मोन
रिक्वायरमेंट से कम रिलीज करा आपकी बॉडी ने, अगर इंसुलिन हार्मोन रिक्वायरमेंट से कम रिलीज करा आपकी बॉडी ने, तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। बताओ डायबिटीज की प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारी बॉडी कम हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन। जब हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन बहुत कम रिलीज करती है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन बहुत कम रिलीज करेगी, तो डायबिटीज की शिकायत हो जाएगी। उस केस में आपको अलग से इंसुलिन हार्मोन लेना पड़ेगा इंजेक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन विच कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारे मोटापे को कंट्रोल करता है इन आवर बॉडी। इज नॉट फॉर्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में, अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो आपकी बॉडी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, तो आपका जो ग्रोथ हो, आप मोटे हो जाओगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दिस लीड टू ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कॉज गटर। ये क्या होगा? जिसके कारण ग्रोथ होगा थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड आपका ग्रोथ करने लगेगा और आपको गोइटर जैसी बीमारी हो जाएगी। गोइटर एक बीमारी होती है बेटा, एक डिजीज का नाम है, जिसमें जो नेक गला है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। दोबारा सुन लो, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, पहला पॉइंट याद रखोगे। दूसरा, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपका थायराइड बढ़ता जाएगा, थायराइड आपका बढ़ता जाएगा, और अगर थायराइड आपका बढ़ता गया तो आपको गोइटर जैसी बीमारी हो जाएगी, गेंगा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? मोस्टली आप प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करो कि इंसुलिन हार्मोन पूछा था, कौन रिलीज करता है? तो पेनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो पेनक्रियाज रिलीज करता है। इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर इन ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे खून में शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। अगर ये कम हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने अभी आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। याद रखोगे बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे ग्रोथ को, हमारे टिश्यू एंड बोन्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर आप में से किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छा रिलीज कर रही है, इसलिए आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। अगर आप में से किसी की हाइट बहुत कम है, तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी बहुत कम रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से आपका हाइट नहीं बढ़ रहा। तो सर कोई तरीका है जिसके कारण हम हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकें? देखो, यूजली दवाई जो केमिकल्स आती है ना, दवाई गोलियां आती है, वो हार्मोन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मेन है आपका बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट हम खाना खाते हैं वो कंट्रोल करता है हमारे हार्मोन्स कब रिलीज होगा और कितनी मात्रा में रिलीज होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और ग्रोथ हार्मोन हमारे टिश्यू एंड बोन्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारे हाइट को कंट्रोल करता है। थायराइड फिर से आ गया, मैंने आपको बताया था, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो थायराइड रिलीज करता है। नेक्स्ट है बच्चों एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड, बच्चों एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये ग्लैंड है और ये हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारी बॉडी में गुस्सा, एंगर, फियर, डर, डिप्रेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे इमोशंस, स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार होता है कौन? एड्रिनल हार्मोन, ये सॉरी एड्रिनलिन हार्मोन, जो एड्रिनल रिलीज करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होती, तो आपको कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस एज में, जिस एज में आप हो, मोस्टली देखा गया कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि इस एज में एड्रिनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, एड्रिनल हार्मोन कम रिलीज होगा, तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। मोस्टली ये होता है। फियर, डर, एग्जाम में फेल हो जाने का डर, किसी और चीज खोने का डर,
तो ये डर क्यों हुआ? एड्रिनल हार्मोन के कारण। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में चले गए? एड्रिनल हार्मोन जो होता है वो रिलीज नहीं होता सही अमाउंट में, इसकी वजह से भी डिप्रेशन के कारण आ जाते हैं लोग। नेक्स्ट बच्चों, ओवरी। ओवरी जो होता है वो केवल फीमेल्स में पाया जाता है। ये दो हार्मोन रिलीज करता है। ओवरी केवल फीमेल में पाया जाता है और ये दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन? एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। याद रखोगे, ओवरी केवल फीमेल में पाया जाता है और ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट के जो साइज है उसको कंट्रोल करता है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होंगे वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करेगा। तो ओवरी जो केवल फीमेल में पाया जाता है, ये उसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट के साइज को कंट्रोल करता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। टेस्टिस ये केवल मेल में, इसे बोलते हैं मेल हार्मोन, ये केवल मेल में पाया जाता है। टेस्टिस जो होता है बच्चों वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टिस क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो मस्कुलिन फीचर्स यानी मेल के फीचर, दाढ़ी मूंछ वगैरह जो होती है उसको कंट्रोल करता है। मोचस हो गया, बियर्ड हो गया, तो दाढ़ी मूंछ का आना ये सब कंट्रोल करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है जो टेस्टिस रिलीज करता है। टेस्टिस केवल मेल में पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो मेल के मस्कुलिन फीचर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार मैं चाहता हूं आप हार्मोन्स के बारे में जल्दी से एक बार जल्दी से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो बेटा, हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। प्लांट में 4 टाइप के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन का मेन काम क्या है? प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। जिबरेलिन का मेन काम क्या है? सीडलेस फ्रूट बनाना। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? रिटार्ड्स ग्रोथ को रोकता है। लीव्स एंड फ्रूट इसकी वजह से फॉल हो जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एजिंग ऑफ लीव्स के कारण। ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज करता है उसे डकलेस ग्लैंड बोलते हैं। पहले साइंटिस्ट जिन्होंने हार्मोन वर्ड का इस्तेमाल किया था वो थे बेलिस एंड स्टार्लिंग। कुछ ग्लैंड्स के नाम बताने हैं जो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होते हैं, यानी जो हार्मोन रिलीज करते हैं और एंजाइम रिलीज करते हैं। तो पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी ये हार्मोन रिलीज करते हैं और एंजाइम रिलीज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज बीमारी का। अगर इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज हुआ तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण होती है। थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करता है और इसकी कमी के कारण गोइटर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज रिलीज करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? ग्रोथ हार्मोन निकालता है। इसका फंक्शन क्या है? ये टिश्यू एंड बोन के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है। इसका क्या फंक्शन है? ये एंगर, फियर, डिप्रेशन, इमोशंस को कंट्रोल करता है। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो केवल फीमेल में पाया जाता है? द ओवरी ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो केवल मेल में पाया जाता है? तो टेस्टिस ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो ये था बेटा आपका डे 23 जिसमें आपने बायोलॉजी का चैप्टर 5 पूरा करा। अब आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चेक कर लेना कि आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, केवल वीडियो को देख के छोड़ मत देना। वीडियो को नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, छोटे छोटे कॉपी में, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बना लो ताकि केवल आपको समझ में आए, दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाओ ताकि आपको समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है, उसको आप रिवाइज कर लो, उसे अच्छे से रिवाइज करो और एग्जाम देके आओ, आप एक बार में सेलेक्ट हो जाओगे, गारंटी है। आप अच्छे से पढ़ना, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपको, आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना।